Hello viewers, welcome to my YouTube channel Learners Club। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर है आफ्टर चौसर एज। इससे पिछली वीडियो में मैंने चौसर एज को कवर किया था। इस एज में हम आफ्टर चौसर एज को डिस्कस करेंगे। आफ्टर चौसर एज का टाइम पीरियड है 1400 सेंचुरी से 1550 सेंचुरी तक। दिस एज इज आल्सो कॉल्ड एज ऑफ रिवाइवल। इस एज को एज ऑफ रिवाइवल भी कहते हैं। इस एज में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। इस एज का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, इंग्लिश चौसरियन पढ़ेंगे और मेजर वर्क्स ऑफ लिटरेचर। जो मेजर वर्क्स ऑफ लिटरेचर में वो चीज़ हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। बैकग्राउंड में सबसे पहली चीज़ आती है लिटरेरी बैरिनेस। लिटरेरी बैरिनेस का मतलब है कि इस एज में लिटरेचर बंजर हो गया था। क्यों? इस एज में लिटरेचर बंजर हो गया था। इसमें कुछ काम भी नहीं हुआ था। इस एज में William Henry Hudson said that after Chaucer nothing work was done in literature। W.H. Hudson कहता है कि चौसर के बाद लिटरेचर में कुछ भी काम नहीं हुआ। That's why literary barrenness come in this age। इस वजह से लिटरेरी बैरनेस इस एज में आया, यानी कि लिटरेचर बंजर बन गई क्योंकि इस एज में कुछ काम नहीं हुआ था। और नंबर सेकंड है पॉलिटिकल चेंज। लीडर्स बिकम इनरिस्पॉन्सिबल। वो लीडर्स क्या थे? जो लीडर से वो रिस्पॉन्सिबल हो गए, अपनी जिम्मेदारी से भागने लगे, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं निभाते थे। एंड फ्यूडलिज्म वीक इन दिस एज। और फ्यूडलिज्म इस एज में कमज़ोर पड़ गया। ये है विलियम हेनरी हडसन, जिन्होंने कहा था कि चौसर के बाद लिटरेचर में कुछ भी काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से लिटरेरी वेरीनेस आया। उसके बाद आता है 30 Years वार। The time period of war was 1450 to 1486। जो इस वार का टाइम पीरियड था वो था 1455 से 1486 तक। दिस वार वाज फॉट बिटवीन हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लंकेस्टर। ये जंग हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लंकेस्टर के दरमियान लड़ी गई। द सिंबल ऑफ हाउस ऑफ यॉर्क वाज वाइट रोज। जो हाउस ऑफ यॉर्क था उसकी जो सिंबल थी वो थी सफ़ेद गुलाब। और जो एंड सिंबल ऑफ हाउस ऑफ लंकेस्टर वाज रेड रोज। और जो हाउस ऑफ लंकेस्टर था उसका जो सिंबल था ना वो था रेड रोज, यानी कि सुर्ख गुलाब। दैट्स वाई दिस वार इज आल्सो कॉल्ड वार ऑफ रोजेस। इस वजह से इसको वार ऑफ रोजेस कहते हैं, क्योंकि इनके जो सिंबल थे, एक का था वाइट रोज और एक का था रेड रोज, जिसकी वजह से इसको वार ऑफ रोजेस भी कहते हैं। दिस वार वाज फॉट फॉर पावर। ये वार ताकत के लिए लड़ी गई। हाउस ऑफ लंकेस्टर कहता था कि मैं ताकतवर हो जाऊं और हाउस ऑफ यॉर्क कहता था कि मैं ताकतवर हो जाऊं। इस वजह से ये वार लड़ी गई। इट वाज इंटरनल वार। ये एक अंदरूनी वार थी, यानी कि ये इंग्लैंड के अंदर ही लड़ी गई। इंग्लैंड ने किसी दूसरे मुल्क के साथ नहीं लड़ी थी। इसके बाद आता है कैट्स रेबिलियन, यानी कि कैट्स की बगावत। रेबिलियन का मतलब होता है बगावत। कैट्स रेबिलियन वायलेंटली डिस्ट्रॉयड इंग्लैंड इन द किंगशिप ऑफ हेनरी VI। जो कैट्स की बगावत थी उसने इंग्लैंड को खामोशी से तबाह कर दिया। उस टाइम का जो इंग्लैंड का बादशाह था वो था हेनरी VI। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हाउस ऑफ यॉर्क का जो सिंबल है वो है ये, और जो हाउस ऑफ लंकेस्टर का सिंबल है ये। इसके बाद आता है हेनरी VIII। किंग पीरियड ऑफ हेनरी VIII वाज 1509 टू 1547। जो हेनरी VIII का टाइम पीरियड है किंगशिप का वो है 1509 से 1547 तक। ही मेड हिज ओन चर्च एंग्लिकन एंड ही वाज द हेड ऑफ एंग्लिकन। उसने अपना चर्च बनाया जिसका नाम था एंग्लिकन, और वो अपने चर्च का हेड था, यानी कि एंग्लिकन का हेड था। इसने अपना चर्च इसलिए बना क्योंकि इसे बहुत सारी शादियां करनी थी, लेकिन उस टाइम जो इंग्लैंड में चर्च था उस चर्च में एक से ज़्यादा शादी करना मना थी। उसका एक था जिससे कोई बंदा एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। इस वजह से इसने अपना चर्च बनाया और उसने बहुत सारी शादियाँ की। आफ्टर चर्च ही गॉट 3 मैरिजेस। चर्च बनाने के बाद इसने 3 शादियाँ की। इसने 3 शादियाँ इसीलिए की क्योंकि इसे बेटा चाहिए था, इसके बेटा हो नहीं रहा था।
लेकिन 3 शादियों के बाद भी इसे बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। हर डॉटर नेम वाज एलिजाबेथ, जिसका नाम इसने एलिजाबेथ रखा। एलिजाबेथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो होगी सारी एलिजाबेथ पर होगी। इस वजह से इसको आप याद रखें कि ये किसकी डॉटर थी। उसके बाद आता है एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ये है कि चर्च इज मोस्ट पावरफुल, चर्च क्या बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दे विल नॉट बी एक्ट विच विल अगेंस्ट द चर्च। क्या है, यहाँ पर कोई ऐसा एक्ट नहीं होगा जो कि चर्च के खिलाफ हो। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी ये कहता है। नंबर 6 पर आता है विलियम कैक्सटन इन्वेंट द प्रिंटिंग प्रेस इन दी 1476। विलियम कैक्सटन ने इस एज में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की थी, यानी कि 1476 में प्रिंटिंग प्रेस ईजाद की थी। 1476 इस एज में आता था क्योंकि इस एज का जो टाइम पीरियड है वो है 1400 से 1550 सेंचुरी तक। इसके बाद आता है मेन वर्क्स ऑफ लिटरेचर। जो लिटरेचर के मेन वर्क्स से यानी कि फेमस वर्क्स है वो है ये दोनों। द फ्लावर ऑफ लीफ ये एक फेमस पोइट्री ऑफ दिस एज है, यानी कि एज ऑफ रिवाइवल की जो फेमस पोइट्री वो है द फ्लावर ऑफ लीफ। इसका राइटर अननोन है, अभी तक पता नहीं चला कि इसका राइटर कौन था। जो यानी कि पहले ज़माने में जो राइटर थे वो अपना नाम नहीं लिखते थे, उन्हें वो सब ऐसे ही लिख देते थे, अपना नाम शो नहीं करते थे, इस वजह से इसका नाम अननोन है। और नंबर 2 है ली मोट आर्थर। ये दिस प्रोज वाज रिटन बाय थॉमस मॉर्ले। ये एक प्रोज है जो कि थॉमस मॉर्ले ने लिखा है। दिस इज द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ 15th सेंचुरी। ये एक ज़रूरी काम है 15th सेंचुरी का, यानी कि ज़रूरी बहुत ही अहम वर्क है, यानी कि इस एज का प्रोज में बहुत ही अहम वर्क है। इसके बाद आता है इंग्लिश चौसेरियंस। अभी पढ़ते हैं कि चौसेरियन असल में होता क्या है। दोज राइटर्स दैट कॉपी दी जेफरी चौसर्स लिटरेचर और कॉल्ड इंग्लिश चौसेरियंस। वो राइटर्स जिन्होंने जेफरी चौसर के लिटरेचर को कॉपी किया उन्हें क्या कहते हैं, इंग्लिश चौसेरियंस कहते हैं। यानी कि जो चौसर के बाद आकर जो एज आई थी आफ्टर चौसर एज, उसमें इनकी ज़िंदगी सारी चौसर को कॉपी करने में गुजर गई। अब इनमें आता है मेल इंग्लिश चौसेरियन होता है और फीमेल इंग्लिश चौसेरियन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेल इंग्लिश चौसेरियन। मेल इंग्लिश चौसेरियन सबसे पहले नाम आता है जॉन लेडगेट। जॉन लेडगेट का फर्स्ट वर्क है द स्टोरी ऑफ थेबस। द स्टोरी ऑफ थेबस को ये बिलीव किया जाता है कि दैट इज़ द एडिशन ऑफ कैंटरबरी टेल्स। ये यकीन किया जाता है कि ये क्या एडिशन है, कैंटरबरी टेल्स की एक एडिशन है। इसका जॉन लेडगेट का दूसरा वर्क है द ट्रॉय बुक। इसके बाद आता है थॉमस ओकलीव। थॉमस ओकलीव का फर्स्ट वर्क है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस इज रिटन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेनरी V। जो रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस है एक पोइट्री है जो कि इम्प्रूवमेंट ऑफ हेनरी V के लिए लिखी गई। इसका दूसरा वर्क है द कंप्लेंट ऑफ आवर लेडी और इसका थर्ड वर्क है ओकलीव्स कंप्लेंट और इसका फोर्थ वर्क है मर्डर ऑफ गॉड। इसके बाद आता है मेल इंग्लिश चौसेरियन आता है स्टीफन हावेस। स्टीफन हावेस फॉलोड फ्रेंच एस्पेक्ट। स्टीफन हावेस ने क्या जो जेफरी चौसर का फ्रेंच और जो एस्पेक्ट था उसको फॉलो किया। इसके बाद आते हैं फीमेल इंग्लिश चौसेरियंस, यानी कि जो फीमेल थी जो चौसर लिटरेचर को कॉपी करती थी उन्हें फीमेल इंग्लिश चौसेरियन कहते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है क्रिस्टाइन डी पिज़ान। क्रिस्टाइन डी पिज़ान फर्स्ट लेडी इन इंग्लैंड हु मेड राइटिंग हर प्रोफेशन। ये इंग्लैंड की पहली औरत थी जिसने राइटिंग को अपना प्रोफेशन यानी कि शोभा बनाया था। इंग्लैंड की पहली औरत थी। इसने लिखा था द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज़। इसने एक किताब लिखी थी द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज़ जिसका नाम था। इन दिस बुक शी रोट दैट द ऑल राइटर्स रोट रॉन्ग थिंग्स अबाउट वुमेन। इस बुक में इस किताब में इसने ये लिखा था कि जितने भी राइटर हैं उन्होंने औरतों के बारे में सब कुछ गलत लिखा है। इस बुक में ये लिखा गया था कि जितने भी राइटर्स जिन्होंने औरतों के बारे में जो कुछ लिखा है वो क्या है, गलत है। उसके बाद आता है मार्जरी कैम्प। ये भी एक फीमेल इंग्लिश चौसेरियन है जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है शी रोट द बुक ऑफ मार्जरी कैम्प। इसने अपने नाम से एक बुक लिखी थी
इसका द बुक ऑफ मर्जरी कैंप। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर